स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 9 में। आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम चैप्टर नंबर 2 के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप ये डायरेक्टली वीडियो ये वाली देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि पीछे के 2 लेक्चर जो हो चुके हैं उनको पहले देखें, फिर यहाँ पर डायरेक्टली आइए आप। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस लेक्चर में हम थोड़ी और आगे की टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे कि भाई क्या क्या हमें काम आने वाली है जो कि फ्यूचर में। करेक्ट है। आज सबसे पहला वर्ड हमारा क्या रहने वाला है सर? गुड्स। क्या रहने वाला है? गुड्स। और आगे तक बने रहिएगा क्योंकि आज आज बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे वर्ड्स हम देखने वाले, टर्म्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो पीछे की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज 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 वो वाली वीडियोस पहले देखें, फिर उसके बाद यहाँ पर आइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई गुड्स हमने, क्योंकि एसेट्स का मतलब जान लिया है। एसेट्स का मतलब क्या था? एनीथिंग विच हेल्प्स इन जनरेटिंग रेवेन्यू या फिर एनीथिंग विच गिव्स अस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। करेक्ट है? यस सर। अब एक बात ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं इसमें। ये जो गुड्स है हमारे, गुड्स हमारे लिए है क्या? गुड्स हमारे लिए सबसे पहली चीज तो क्या है सर? एसेट्स हैं। क्यों गुड्स हमारे लिए क्या है? गुड्स कोई भी ऐसा सामान जो कि हम आगे बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आगे बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर उसको हम अपने मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि हमने ऐसे इस पर्पज से खरीदी है, या तो पर्पज, उसमें पर्पज क्या है सबसे पहला? या तो रीसेल का, या फिर उसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करने का। अगर ये दो मटेरियल, अगर ये दो कोई यूज केस है हमारे, अगर ये दो कोई पर्पज है हमारे, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इस्तेमाल करने वाली चीज को हम गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मतलब भाई जिस चीज को आप बेचते हो, जो चीज आपका धंधा है, उसमें उस चीज को आप डील कर रहे हो, जिस चीज में आप डील कर रहे हो, अगर आप वो चीज आप खरीद रहे हो और उसको आगे बेच रहे हो तो वो क्या आपके लिए गुड्स है। या फिर आप वो चीज खरीद रहे हो और उससे कुछ प्रोडक्शन करके, उसको फर्दर प्रोड्यूस करके, उसमें कुछ फर्दर चेंज लाके फिर उसको आगे बेच रहे हो, तो वो भी आपके लिए क्या है? गुड्स है। ठीक है ना? तो इसीलिए डेफिनेशन में लिखा गया या तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर रीसेल के लिए डायरेक्टली। अगर आप कोई भी माल खरीदते हो तो आपके लिए वो क्या कहलाता है? गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सर? देख लीजिए। गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आर नोन एज यस आर नोन एज गुड्स। करेक्ट। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। वर्ड इंपॉर्टेंट है ये वाला, ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है सर? ट्रेड मतलब कि जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेड है, धंधा है, वो that are purchased or manufactured to be sold. The term applies to all items making up the sales or purchase of a business. Stating differently, they are stock in trade of an enterprise purchased or manufactured with the purpose of selling. सीधी सी बात है, सीधी सी बात। अगर कोई भी चीज आपने अगर आगे बेचने के लिए खरीदी है, या फिर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आपने बेचने के लिए खरीदी है, या फिर उसको उससे कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने कुछ उस गुड्स को खरीदा है, उस माल को खरीदा है, तो वो आपके लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुड्स। समझ आ रहा है? जैसे कि अच्छा एक और लाइन में, एक छोटी सी लाइन बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन बहुत छोटी सी लाइन है। ठीक है, लाइन क्या है सर? लाइन क्या है? लाइन है कि भाई कोई एक जो गुड्स होते हैं वो किसी के लिए गुड्स हो सकते हैं, किसी के लिए वो फिक्स एसेट्स हो सकते हैं। क्या क्या क्या? किसी के लिए गुड्स हो सकते हैं, गुड्स, और किसी के लिए कोई एक सेम आइटम, कोई सेम चीज, किसी के लिए गुड्स हो सकते हैं और किसी के लिए फिक्स एसेट हो सकते हैं। जैसे कि जैसे कि अगर आप देखें मैगी, मैगी का पैकेट आपके लिए क्या है? आपके लिए कंज्यूमर गुड है, आप उसको कंज्यूम कर लोगे, खत्म हो जाएगा। सही है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं, जो किराने की दुकान है, किराने की दुकान वाले के लिए वो मैगी का पैकेट क्या है? वो उसके लिए गुड्स है। क्यों? क्योंकि उससे उसको बेच के धंधा कर रहा है अपना, उसका वो धंधा है। सही है ना? अब जैसे किराने की दुकान आपने खोल रखी है, आपके पास एक वेइंग मशीन है जिसका आप सारा का सारा नाप तोल करते हो। सही है, एक वेइंग मशीन है। अब वेइंग मशीन आपके लिए क्या है? फिक्स एसेट। लेकिन जो वेइंग मशीन बेचने वाला इंसान है, जो रिटेलर है वेइंग मशीन का, वो उसके लिए वेइंग मशीन क्या है? गुड्स है। क्यों? क्योंकि उसका वो धंधा है, वो उसको बेचता है। समझ आ रही बात? यस सर। जैसे कि आप अपने फोन की बात कर लीजिए। अब फोन आपके लिए क्या है? फोन आपके लिए क्या है? फिक्स एसेट है। क्यों? क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो एक लॉन्ग टर्म पर्पज के साथ, है ना? फिक्स एसेट की डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी भाई, है ना? तो फिक्स एसेट हमने देखा। फिक्स एसेट आपके लिए क्या है? आपके लिए क्या है? आपके लिए एक एसेट है, फिक्स एसेट है। लेकिन अगर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है या फिर ऐसा कोई रिटेलर है जो मोबाइल बेचता है, उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है मोबाइल बेचना, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या है? उसके लिए गुड्स है सर। समझ आ रहा है बात? यस सर। इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमने लास्ट क्लास में भी कर ली थी। करेक्ट है। गुड्स समझ आ रहा है? गुड्स हमारे लिए क्या होती है? करंट एसेट्स होती है। कैसी एसेट्स होती है सर? करंट एसेट्स। समझ आ रहा है सबको? यस। उसके आगे अब स्टॉक की बारी। देखिए,
ये जो दो वर्ड है स्टॉक, स्टॉक, इन्वेंट्री या फिर गुड्स, ये तीनों सिनोनिमसली चलते हैं, तीनों एक इंटरचेंजेबली यूज करे जाते हैं मार्केट में, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जाता है, गुड्स का मतलब जो है हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे हमारे पास रखा है, लेकिन स्टॉक का मतलब क्या हो जाता है, स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड माल, गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एज अ ऑन एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ सर कि भाई हमारे पास अगर कोई स्टॉक लाई कर रहा है जो कि बिका नहीं है या फिर यूज नहीं हुआ हमारे प्रोडक्शन में, या तो हमारे पास से बिका नहीं या फिर हमारे प्रोडक्शन में यूज नहीं हुआ, तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्टॉक कह देते हैं। अब स्टॉक इसी वजह से दो तरीके के बनते हैं, एक तो ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बोले तो क्या, क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। और अगर मैं वही बात करूं ओपनिंग स्टॉक की, तो ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल क्लोजिंग है वो इस साल ओपनिंग बन जाएगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो इस साल ओपनिंग बन जाएगा। एक सास भी कभी बहू थी, सही बात है कि नहीं, कि भाई जो ओपनिंग स्टॉक आज है, जो ओपनिंग स्टॉक आज है, जो आज सास है, वो पहले कभी बहू भी थी, हाँ या ना। तो क्लोजिंग स्टॉक बहू है और ओपनिंग स्टॉक सास है, भाई जो ओपनिंग स्टॉक है वो कभी ना कभी पीछे क्या रहा होगा, क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा। यस और नो, यस सर। अब हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, ये वर्ड सबसे पहला वर्ड है हमारा परचेजेस। अब सर परचेज का मतलब क्या, सर इतना इतना मुश्किल सवाल, परचेज, परचेजेस का मतलब क्या होता है सर, परचेज का मतलब होता है, परचेज का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स, मतलब कि भाई अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो उसको हम परचेज कहेंगे, लेकिन अगर आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो तो आपको उसको स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा, और खासकर अकाउंट्स में ऐसा लिखना पड़ता है कि भाई अगर आपने फिक्स एसेट परचेज करी है तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन परचेज करी तो परचेज मशीनरी, लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना लिखा हुआ है परचेजेस, तो परचेजेस का इम्प्लाइड मीनिंग है, इम्प्लाइड मीनिंग है, जनरल मीनिंग है क्या, कि आपने सिर्फ और सिर्फ गुड्स ही परचेज करे होंगे, सिर्फ और सिर्फ गुड्स ही परचेज करे होंगे। तो परचेजेस अगर लिखा है तो वो गुड्स है, परचेज ऑफ गुड्स। और गुड्स का मतलब क्या हो गया, टू बी सोल्ड या फिर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, अदर गुड्स, सही है। तो मतलब या तो आपने रॉ मटेरियल तौर पर यूज करने के लिए परचेज करा या फिर उसको फर्दर रीसेल करने के लिए परचेज करा, तो उन दोनों वर्ड्स के लिए आप क्या यूज करते हैं, आप गुड्स को यूज, गुड्स बेसिकली आपने परचेज करे, और परचेज वर्ड किसके लिए यूज करा जाता है, परचेज ऑफ गुड्स ओनली, ठीक है ना। अगर आपने कोई फिक्स एसेट खरीदी है तो फिक्स एसेट खरीदी है तो उसमें परचेज वर्ड नहीं होगा, उसमें परचेज फिक्स एसेट का नाम होगा आगे, ठीक है। और परचेज इंक्लूड्स बोथ, दो टाइप की परचेज हो सकती हैं, या तो कैश परचेजेस या फिर क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस का मतलब क्या हो गया सर, कि आपने माल खरीदा है उधार, वो माल खरीदा है कैश देके, सही है। लेकिन अगर क्रेडिट परचेजेस की बात करें तो आपने माल खरीदा है लेकिन कैश पे नहीं करा, एक्चुअली में आपने उधार पे माल खरीदा है भाई, ठीक है ना। आपके सर पे लाइबिलिटी है, उस टाइम पे आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। और अगर आपको याद हो तो जब हम परचेज करते हैं, जब हम परचेज करते हैं गुड्स, तो उस टाइम पे कौन क्रिएट होते हैं, उस टाइम पे क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमें उन्हें पैसा देना होता है। यस, तो वर्ड क्या है, ये दो वर्ड ध्यान रखेंगे आप सभी, परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल्स फॉर रीसेल और फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सही है। और इंक्लूड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट, सही सर, यस। फिर उसके बाद बात आती है हमारी परचेज रिटर्न की। तो जो माल आपने खरीदा, अगर आपको किसी भी कारणवश एन एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, अब उनमें से किसी भी कारणवश आपने वो रिटर्न कर दिया माल, तो उसको हम क्या कह देते हैं, परचेज रिटर्न कह देते हैं, सही बात है, उसको हम क्या कह देते हैं सर, परचेज रिटर्न, यस। अब सेल्स, सेल्स का मतलब क्या, सेल्स का मतलब सिर्फ सेल्स का मतलब होता है गुड्स, कि भाई आपने गुड्स बेचे। अगर आपने कोई फिक्स एसेट बेच दी तो आपको लिखना पड़ेगा स्पेसिफिकली, आपको वहां पे लिखा हुआ होगा कि सोल्ड फिक्स एसेट, या फिर उसका नाम सोल्ड बिल्डिंग, सोल्ड फर्नीचर, सोल्ड मशीनरी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ सेल्स लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली इंप्लाइड मीनिंग है उसका कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ क्या बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं, सही बात है, यस सर। फिर उसके अलावा सर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मतलब आपने कोई माल बेचा और सामने वाले ने आपको रिटर्न कर दिया, आपके कस्टमर ने आपको, जिसको आपने माल बेचा उसने आपको रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, तो वो क्या हो गया, आपके पास माल वापस आ गया, तो आपके लिए वो क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न कहलाएगा। जो आपने माल बेचा अब वो वापस आ गया, सेल्स रिटर्न कहलाएगा, यस सर। अब एक और चीज देखेंगे, देखिए भाई परचेज रिटर्न को और क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। और सेल्स रिटर्न को हम क्या कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड कहते हैं।
अब इसका रीजन क्या है, इसका सिंपल सा रीजन है, देखिए जब आपने परचेज करा होगा, इमेजिन करना, थोड़ा सा इमेजिन करना, चलो मेरे को देखो, अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज करने के टाइम पे क्या हो रहा है, परचेज करने के टाइम पे गुड्स हमारे पास आ रहे हैं, सही बात है, यस सर। अब परचेज हमने रिटर्न कर दिया तो हमारे पास से माल जा रहा है, आउट हो रहा है, हमारे पास से माल जा रहा है, आउट हो रहा है, आया ना, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, रिटर्न आउटवर्ड, सही है, हाँ जी। अब सेल्स रिटर्न, जब आपने सेल्स करा तो आपके पास से माल जा रहा होता है, लेकिन जब आपने माल वापस आ गया, आपके पास सेल्स रिटर्न हो गया, आपके पास माल वापस आ रहा है, इन हो रहा है ना, तो इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है। तो ये जो दो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है चैप्टर नंबर 18 एंड 19 में, क्योंकि वहां पे रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड ही सबसे ज्यादा यूज करा गया है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की जगह पे, ठीक है। तो ये दो वर्ड तो आपको घोट के पी जाने, ये तो याद रखने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए अब उसके आगे हम पढ़ेंगे एक्सपेंसेस। भाई एक्सपेंस का मतलब क्या होता है सर, एक्सपेंस का मतलब, आपने एक्सपेंडिचर पढ़ा था, एक्सपेंडिचर में दो एक्सपेंडिचर होते थे, कौन कौन से, तीन एक्सपेंडिचर होते थे, करंट सॉरी, पहला था कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिन्होंने भाई वीडियो नहीं देखी है, जिन्होंने भी वही वीडियो नहीं देखी है वो जाके फटाफट से वीडियो देखो, वीडियो देखो, लास्ट वाले लेक्चर में हमने पूरा का पूरा डिस्कशन करा है इन तीनों टर्म्स के ऊपर प्रॉपरली अच्छे तरीके से एकदम, ठीक है। तो फटाफट से जाके एक बार वीडियो देखिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें इन वीडियोस को और कमेंट करें नीचे, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कैसी लग रही है, कहाँ पे मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो कोई भी आपको अगर ऐसा कोई सजेशन देना है या फिर कोई डाउट है तो आपको प्लीज से प्लीज कमेंट करें, ताकि मैं और अच्छे से आपके साथ कनेक्ट कर सकूं। करेक्ट है, यस। चलिए अब एक्सपेंडिचर हमने पढ़ लिया था, एक्सपेंडिचर के बाद बात आती थी हमारी एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस बोले तो क्या, अभी हमने बात करी कि भाई एक्सपेंडिचर दो तरीके के, रेवेन्यू और कैपिटल बेसिकली, और तीसरा कौन सा था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम एक्सपेंसेस भी कह देते हैं, समझ आया नहीं। चलिए, अमाउंट स्पेंट और इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू, इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। अब वहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने क्या पढ़ा था कि भाई ऐसे खर्चे जो कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, उन खर्चों को हम क्या कहते हैं सर, उन खर्चों को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सही है। अब एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में भी तो ये लिखा हुआ है कि भाई जो रेवेन्यू हो रहे हैं, जो रेवेन्यू हमें हो रहे हैं, उन रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमने जो खर्चे करें उन्हें हम क्या कहते हैं सर, एक्सपेंसेस कहते हैं, यस सर, नो, यस सर। चलिए अब आगे इसको जो है बुक से पढ़ लेते हैं। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। एक्सपेंसेस आर मॉनेटरी मेजर ऑफ इनपुट्स और रिसोर्सेज कंज्यूम्ड, it is the value which has expired during the accounting period. It may be what सबसे पहला दे रखा है कैश पेमेंट सच एज सैलरीज, वेजेस, रेंट एक्सेट्रा, राइटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, डेप्रिसिएशन वर्ड हमें करना है अभी, उसको देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। वैसे हम इसको, इस डेप्रिसिएशन वर्ड को लेक्चर फर्स्ट चैप्टर के टाइम पे हम कर चुके हैं, पूरा निपटा चुके हैं तरीके से, ठीक है। फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेंगे इसको, लेकिन अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की सारी वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो पहले जाके वही देखिए फटाफट से। चलिए, एन अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ करंट एसेट्स से बैड डेट्स का मतलब भी समझेंगे थोड़ी देर में। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। आधी बातें आपको समझ आई होंगी, आधी बातें समझ नहीं आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम के साथ सारी की सारी चीजें समझ आ जाएंगी, मन में बैठ जाएंगी, ठीक है। An expense is transferred to debit of trading and profit and loss account. अब ये चैप्टर नंबर 18 का पार्ट है, आगे जाके आपको खुद समझ जाओगे क्या हो रहा है, क्या लाइन लिखी गई है, सही है। अब ये कुछ वर्ड्स आएंगे, ये हम लास्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में इन सब वर्ड्स के ऊपर केटरिंग करी जाएगी, इन सबको देखा जाएगा, ठीक है, यस। अब बात आती है हमारी इनकम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इनकम। इनकम बोले तो क्या, इनकम बोले तो हमारे रेवेन्यू जो हमने अर्न करा, हमने जो पैसा कमाया और उस पैसे को कमाने के लिए जितना भी हमने खर्चा करा, उसको माइनस करने के बाद जो हमें नेट हमारे हाथ में बचता है, उसको हम क्या कहते हैं सर, उसको हम कहते हैं इनकम, उसको हम क्या कहते हैं, इनकम। समझ आ रही बात, फिर से इधर देखेंगे फिर से। इनकम बोले तो क्या, जितना भी हमने रेवेन्यू कमाया और उसको कमाने के लिए जितना भी खर्चा पे करा, जितना भी खर्चा हमें करना पड़ा,
तो उसको अगर हम माइनस कर दे, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस अगर माइनस कर दे, तो जो हमारे हाथ में नेट हमारे पैसा बचेगा उसे हम क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनकम। सही है, यस। तो इसके लिए एक इक्वेशन दे रखी है आपको, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये एक लाइन पढ़ के चलिएगा, फिर इसका मतलब थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। इट इज अ ब्रॉडर टर्म देन द प्रॉफिट एंड इट इंक्लूड्स प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटीज अदर देन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सही है। अब इन पूरी लाइन का वर्ड, इस पूरी लाइन का मतलब हम थोड़ी देर में समझेंगे, बल्कि इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो सबसे पहले प्रॉफिट। सर प्रॉफिट का मतलब क्या? प्रॉफिट का मतलब है सर, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू द बिजनेस, रिलेटिंग टू द बिजनेस, ठीक है ना। अब प्रॉफिट मींस इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं अपने नोट से समझाना चाहूंगा जरा सा, तो जरा नोट्स पे चलते हैं फटाफट से। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैंने रेवेन्यू का मतलब बताया है। रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू का मतलब सेल्स, सीधी सी बात। अब देखो, आप एक अगर बात करिए, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? आपके पास, अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो वो पैसा कहाँ से आएगा? बताइए, खुद ही बताइए। पैसा आपके पास सेल करने से आएगा सबसे ज्यादा पैसा, है ना। अब रेवेन्यू का मतलब क्या है? आपने रिसीट्स पढ़ी थी, रिसीट्स हमने पढ़ी थी भाई, दो तरीके की रिसीट्स होती हैं, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स क्या आती है? जो हमारे को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो पैसा मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स। और कैपिटल रिसीट्स बोले तो क्या? जो हमें इररेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसा मिल रहा है उसको हम क्या कह देते थे? उसको हम कहते थे कैपिटल रिसीट्स। अब रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू रिसीट्स, सीधी सी बात, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी सोर्स तरीके से हमें जितना पैसा कमा रहे हैं वो सारा पैसा क्या कहलाता है? रेवेन्यू। वो सारा पैसा क्या कहलाता है सर? रेवेन्यू। तो उसके बाद रेवेन्यू कैन बी फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये डेफिनेशन जो हमने रेवेन्यू की मैंने लिखी है, ये जो बात मैंने लिखी है, ये सीए इंटर की बुक में दे रखी है आपको। तो ये छोटी मोटी बातें नहीं कर रहे हैं हम, बहुत बड़ी लेवल की बातें कर रहे हैं हम। समझ आ रही बात? चलिए, अब एक्टिविटीज के बारे में समझ लेते हैं। एक्टिविटीज का मतलब क्या? अब सर देखिए, अब एक्टिविटीज होती है दो तरीके की, एक तो होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और एक होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सही है ना। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है सर, जो भी हमारा डे टू डे बिजनेस में हमारा सारा का सारा एक्टिविटीज हम करते हैं उसको हम कहते हैं डे टू डे बिजनेस या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि रेगुलर इन नेचर होती है। अगर आप खुद ही सोचें, आप सेल रोज कर रहे होंगे, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट की इनकम है, कभी कभार जो कमीशन मिल जाता है, वो कभी कभार की इनकम है, वो कैसी है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सही बात है, वो कैसी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये सेल करना एक ऐसी इनकम है, सेल करना एक ऐसी इनकम है जो कि ऑपरेटिंग नेचर की है। सही है, रेगुलर बेसिस पे करने वाली है। अब नॉन ऑपरेटिंग में लिखा हुआ है अदर देन डे टू डे बिजनेस दैट इज इररेगुलर इन नेचर। सही है। अब कोई भी बेनिफिट अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू कमाते हैं, कोई भी बेनिफिट या फिर कोई भी पैसा अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू कमाते हैं, आफ्टर माइनिंग, आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, सही है, तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए? इनकम। वो क्या बनती है? इनकम। अगर सॉरी, अब वो क्या बनता है हमारे लिए? प्रॉफिट बनता है। वो क्या बनता है? प्रॉफिट। लेकिन अगर ऐसी कोई इनकम है जो कि हमने और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाई है, फिर इररेगुलर इन नेचर से कमाई है, तो वो हमारे लिए क्या बनता है? गेन। वो क्या बनता है सर हमारे लिए? गेन। अब आगे की बात कर लें, आगे की चर्चा में क्या है सर? आगे की चर्चा ये है हमारी सीधी सीधी कि भाई इनकम, इनकम अभी हमने वहां पे लास्ट लाइन में पढ़ा था, वहां पे पीछे पीछे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि भाई इनकम एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है जिसमें प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है और ऐसे बेनिफिट्स भी इंक्लूड होते हैं जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कराए जाते हैं। अब ऐसे बेनिफिट्स को क्या कहते हैं? जल्दी से, ऐसे ऐसे बेनिफिट्स को जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से करे गए हो उनको हम क्या कहते हैं सर? उनको हम कहते हैं गेन। उनको हम क्या कहते हैं? गेन। और जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो कि रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस से कमाया गया पैसा हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट। सही बात है। अब जो इनकम है, इनकम, इनकम में दोनों वर्ड आते हैं, इनकम में दोनों वर्ड, इन दोनों में वर्ड आते हैं, इनकम में दोनों वर्ड आते हैं। कौन कौन से सर? एक तो प्रॉफिट भी और एक तो गेन भी। तो प्रॉफिट प्लस गेन हम क्या कह देंगे कि भाई प्रॉफिट और अगर हम गेन को दोनों को जोड़ दे, दोनों को ऐड कर दे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा? इनकम मिल जाएगी। और या फिर इनकम में से रेवेन्यू, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू में से अगर हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दे तो भी हमारे क्या, हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा सर इनकम। सही बात है, यस और नो? यस सर। चलिए, अब एक लास्ट टर्म, एक टर्म आता है नया टर्म। क्या है ये? तो बहुत साधारण सी बात है, आप डे टू डे लाइफ में रोज इसको एक्सपीरियंस करते होंगे, किसी ना किसी मुंह से सुनते रहते होंगे कि भाई क्या? लॉस। व्हेन रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंसेस और
से व्हेन एक्सपेंसेस आर इन एक्सेस ओवर इट्स रेवेन्यू। सही है, मतलब रेवेन्यू कम है और उसके बदले खर्चे जो किए आपने वो ज्यादा हो गए, मतलब क्योंकि आपने कुछ कमाने की कोशिश करी, आपने पैसा कमाने का कोशिश करा, लेकिन उस पैसे को कमाने के चक्कर में आपने ज्यादा एक्सपेंसेस कर लिए और उसके बदले जो रिटर्न आया, उसके बदले जो पैसा आया, उसके बदले जो रेवेन्यू आया वो बहुत कम आया। समझ आई बात? मतलब आपके ज्यादा खर्चे ज्यादा हो गए और आपके बदले जो पैसा आया उसके बदले वो रेवेन्यू कम आया। तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस क्या मिलेगा? आपको लॉस मिलेगा सर। क्या मिलेगा सर? लॉस। सीधी सी बात है। देखो आप क्या कर रहे हो, आप स्टेशनरी वाले हो, आपने एक पेंसिल डब्बा लेकर आए पेंसिल का। अब एक पेंसिल आपको कितने की पड़ रही है? मान लीजिए 5 रुपए की, ठीक है, और आप उसको आगे बेचते हो, उसको आगे वैसे बेचते हो ज्यादातर कितने में? 7 रुपए में बेचते हो। 2 रुपए का आपका प्रॉफिट होता है भाई, 2 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन अब क्या हुआ? 5 रुपए की पेंसिल आपने आपका कोई साथी बैठा हुआ था, आपका कोई मित्र बैठा हुआ था, उसने गलती से 5 रुपए की पेंसिल 3 रुपए में बेच दी, उसको पता नहीं था भाई, ठीक है। अब 5 रुपए की पेंसिल उसने 3 रुपए में बेची, तो 2 रुपए का यहाँ पे क्या हो गया सर? लॉस हो गया। क्यों? आपका खर्चा 5 रुपए का था, आपका रेवेन्यू कितना आया? 3 रुपए, तो आपको 2 रुपए का क्या हो गया सर? लॉस हो गया। सही समझ आ रहा है? यस। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स को अगर सीधा सीधा अगर मैं बोलना चाहूँ तो ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब क्या? ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स प्लस हमारे बिल रिसीवेबल्स। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। देखो डेटर्स का मतलब आपको मालूम है, डेटर्स का मतलब क्या क्या होता है? ऐसे लोग जिनसे हमें पैसा मिलना होता है, जिनको हमने उधार पे माल बेचा है और उनसे पैसा मिलना है, तो वो लोग क्या कहलाते हैं हमारे लिए? वो लोग डेटर्स कहलाते हैं हमारे। कौन कहलाते हैं? डेटर्स। करेक्ट है। लेकिन बिल रिसीवल का मतलब क्या है सर? बिल रिसीवल ये नया सा टर्म, ये नई सी चीज, ये बिल रिसीवल का मतलब क्या है? अब ये बिल रिसीवल का मतलब मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, पहले मैं लिख लूँ इसको कि भाई ट्रेड रिसीवल्स इक्वल्स टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवल। क्या आप लोग मेरे साथ लिख रहे हैं? फटाफट से अपनी बुक निकालिए, अगर नहीं निकाली है तो फटाफट से बुक निकालिए, ट्रेड रिसीवल्स के आगे लिखिए इक्वल्स टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवल्स। ये एज इट इज आपके एमसीक्यू में आपको दिख सकता है, एज इट इज आपको एमसीक्यू में दिख जाएगा। ऐसे लिख देंगे ट्रेड रिसीवल्स इक्वल्स टू नीचे बिल डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवल, डेटर्स प्लस बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल, या फिर क्रेडिटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो ऐसे अलग अलग करके आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैंने खुद देखा है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपको भी आ सकता है, तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिए पहले से। हाँ जी, तो ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल्स टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। अब देखिए सबसे पहले डेटर्स का मतलब आपको मालूम है। ट्रेड रिसीवेबल्स का पूरा मतलब समझ लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या? कि भाई आपको अगेंस्ट सेल्स जितना भी पैसा मिलना है, आपको अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स जितना भी पैसा मिलना है, वो सब कुछ क्या हो जाता है? ट्रेड रिसीवेबल्स। बट अगर आपने उधार में माल बेचा है तो सबसे पहले तो डेटर क्रिएट होता है, ठीक है ना, डेटर क्रिएट होता है। लेकिन उसके बाद बिल रिसीवल क्या होते हैं सर? बिल रिसीवल का मतलब कुछ नहीं होता। बिल रिसीवल एक डॉक्यूमेंट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि सेलर लिखता है किसके ऊपर? परचेजर के ऊपर। सेलर लिखता है परचेजर के ऊपर कि भाई आपको मुझे इतना पैसा देना है, ठीक है। अब ये क्यों करा जाता है? ये नॉर्मल बिजनेस में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में मार्केट में क्यों करा जाता है? ये इस वजह से करा जाता है सर, ताकि कभी भी फ्यूचर में अगर सामने वाला बंदा पैसे देने से मना कर दे, तो ये बिल एक डॉक्यूमेंट, ये जो है ये लीगल फॉर्म में, लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको एविडेंस के तौर पे काम आता है। और इस डॉक्यूमेंट को लेके आप कोर्ट में जा सकते हो और केस कर सकते हो सामने वाले के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? भाई आपने डेटर्स क्रिएट करे, डेटर्स वहां पे बन गए, डेटर्स के ऊपर आपने बिल लिख दिया कि भाई आपको मुझे इतना इतना पैसा देना है। अगर उसने उस टाइम पे, मतलब जो भी डेट आपने डिसाइड करी है उस डेट पे आके उस बंदे ने, सामने वाले ने अगर पैसा देने से मुकर गया हो, और सामने आगे भी पैसा देने से वो मुकर रहा है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? आप उस बिल को लेके, उस डॉक्यूमेंट को लेके आप कोर्ट में जा सकते हो और सामने वाले के खिलाफ केस कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस वजह से इस डॉक्यूमेंट का लीगल एग्जिस्टेंस आया, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट इसी वजह से आया। बिल्स, अब एक ही डॉक्यूमेंट, अब जैसे कि एक सेलर है ए और एक सेलर है बी, सही बात है, एक सेलर है ए और ये परचेजर है बी, ठीक है ना। अब सेलर ने इसको गुड्स सेल करे उधार पे, तो ए के लिए परचेजर, ये वाला जो इंसान है, ये कौन हो गया? ये कौन हो गया सर? डेटर हो गया। और इसके लिए, यानी जो परचेजर है, इसके लिए कौन हो गया? इसके लिए कौन हो गया? क्रेडिटर, क्योंकि इसको इसे पैसा देना है। सही बात है, यस। अब जो एक बिल बनेगा, वो बिल दोनों के पास एक ही बिल बनता है एक ही बिल बनता है। उसका एक कॉपी सेलर के पास रहता है और उसका एक कॉपी परचेजर के पास रहता है। जो परचेजर के पास रहता है वो उसके लिए क्या कहलाता है? बिल्स पेएबल कहलाता है। और जो सेलर के पास रहता है उसके लिए वो क्या कहलाता है? बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। क्यों? क्योंकि सेलर को उसके बदले पैसा मिलना है और परचेजर को उसके बदले पैसा
पे करना है। यस, तो इस वजह से ये एक ही बिल होता है जिसकी जो कि एक के लिए बिल रिसीवल कहलाता है और एक के लिए बिल्स पेबल कहलाता है। क्योंकि बिल बिल रिसीवल क्यों? क्योंकि उसके बदले उसको पैसा मिलना है, और बिल्स पेबल क्यों? क्योंकि उसके बदले उसको पैसा पे करना है। समझ आ रही बात? बस दिस इज इट। तो ट्रेड रिसीवर्स में क्या होता है? ट्रेड रिसीवर्स, अगर हमने उधार पे माल बेचा तो सामने वाला जो पर्सन है, सामने वाले जहां पर जितना भी पैसा हमें मिलना है ट्रेड में, हमारे नॉर्मल ट्रेड में जितना भी पैसा हमें मिलना है वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं? डेटर कहलाते हैं या फिर बिल रिसीवल कहलाते हैं। इन दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो टोटल हमारे पास ट्रेड रिसीवर्स आ जाते हैं। सेम गोज विद ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में क्या होता है सर? ट्रेड पेबल्स में क्या होता है? क्रेडिटर्स प्लस प्लस बिल्स पेबल। भाई जितना भी पैसा हमें पे करना है, और जितना भी पैसा पे करना है अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सही है ना? बेसिकली अगर मैं बात करूं तो गुड्स आपने उधार पे खरीदे और उसके बदले जितना भी पैसा आपको पे करना है आइदर टू द क्रेडिटर्स और अगेंस्ट बिल्स पेबल, तो वो सारा का सारा पैसा क्या कहलाएगा आपके लिए? ट्रेड पेबल्स कहलाएगा सर। क्या कहलाएगा? ट्रेड पेबल्स। सही है? यस। क्रेडिटर्स का मतलब सीधा सा क्या? ऐसे पर्सन जिनको हमें पैसा पे करना है और उनसे हमने परचेज करा था उधार पे, अब उनको पैसा पे करना है। अब बिल्स पेबल का मतलब कि भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट में मुझे, जिसके अगेंस्ट में मेरे ऊपर लायबिलिटी है, जिसके अगेंस्ट में मुझे पैसा पे करना है फ्यूचर में जाके, तो बिल्स पेबल कहलाते हैं। ठीक है? यस सर। अच्छा, मैं एक और चीज बता दूं, बिल्स पेबल मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का एक चैप्टर हुआ करता था हमारे पास पहले के टाइम पे, लेकिन अब वो चैप्टर डिलीट हो चुका है। अगर वो चैप्टर होता तो उस चैप्टर में बिल्कुल बहुत थॉरोली हम इस सब चीजों को पढ़ते, लेकिन अब वो चैप्टर ही नहीं रहा तो अब उसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है ना? तो बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल कभी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा बस, हाँ लेकिन ये इतना टर्म पूछ लिया जाएगा कि भाई ट्रेड पेबल्स को क्या कहते हैं, ट्रेड पेबल्स का मतलब क्या है, फिर ट्रेड पेबल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो ट्रेड पेबल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है भाई? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ट्रेड रिसीवर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है भाई? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। सही है? यस। तो फटाफट से रीडिंग ले लेते हैं। अमाउंट रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सही है? अ पर्सन और एंटिटी फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सही है? फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल क्या हो गया? एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर। भाई सामने वाले ने जो डेटर था हमारा, उसने एक एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ भाई मुझे इस बिल के बदले, इस डॉक्यूमेंट के बदले मुझे आपको पैसा पे करना है, तो उससे मुझे पैसा मिलना है। इस वजह से वो क्या बन जाएगा मेरे लिए? वो डॉक्यूमेंट क्या बन जाता है मेरे लिए? बिल्स बिल्स रिसीवेबल बन जाता है सर। ये सर ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है ना? ये बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का हमारा चैप्टर हुआ करता था, लेकिन ये चैप्टर अब डिलीट हो चुका है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट इतना याद रखना है, ट्रेड रिसीवेबल्स इक्वल्स टू डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स इक्वल्स टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। सही है? अब छोटे छोटे से वर्ड्स आ जाते हैं हमारे पास, छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से। सबसे पहला तो आता है हमारे पास बेड डेट्स। बेड डेट्स। अब सर बेड डेट्स का मतलब क्या होता है? बेड डेट्स का मतलब होता है ऐसा, देखो सबसे पहले डेटर का मतलब क्या? जिनको, जिनसे हमें पैसा मिलना है, जिनसे हमें पैसा मिलना है, लेकिन अब किसी भी कारण से एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं भाई। अब किसी भी कारण से अगर सामने वाला इनकैपेबल हो गया है, अगर या फिर वो पैसा नहीं देना चाह रहा है हमारा, तो वो क्या बन जाते हैं हमारे लिए? बेड डेट्स बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं सर? बेड डेट्स। जैसे आपको एग्जांपल दो, विजय माल्या का नाम सुना होगा सबने। अरे हाँ भाई, हाँ, जो लेके भाग गया हमारा पैसा, यूके में बैठा हुआ है, मजे ले रहा है। ठीक है ना? तो उसने क्या करा था? पीएनबी से लोन लिया। वो पीएनबी बैंक के लिए कौन बन गया था? डेटर बन गया था। सही है? वो पीएनबी बैंक के लिए क्या बन गया था? डेटर, क्योंकि उससे पीएनबी बैंक को मिलना था पैसा, लेकिन वो डिफॉल्ट करके भाग गया, देश छोड़ के निकल गया। सही बात है? अब वो क्या बन गया? बेड डेट्स बन गया पीएनबी बैंक के लिए। क्या बन गया? पीएनबी बैंक के लिए बेड डेट्स। बेड डेट्स क्यों? क्योंकि उसने पैसा ही नहीं दिया, उसने पैसा नहीं दिया। अब हम उसके रीजन में नहीं जा रहे कि उसने क्यों नहीं पैसा दिया या फिर क्या चक्कर था, क्या नहीं। हम बस इतना समझ रहे हैं कि अगर हमें कहीं से भी पैसा मिलना था लेकिन अब वो रिकवरेबल नहीं है, नॉट रिकवरेबल, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेड डेट्स। सही है? यस। डेट नॉट रिकवरेबल इज नोन एज बेड डेट्स। सही है? और ये बेड डेप्ट्स नहीं है, डेट्स है, डेट्स। ठीक है? बेड डेट इज द अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज it become irrecoverable. The word which is important, very very important, is irrecoverable. ठीक है भाई? It is a loss for the business. ठीक है? Done. आगे की बात, आगे बाद में पढ़ाऊंगा इंसॉल्वेंट, सीधा इंसॉल्वेंट। अब देखो भाई, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब एनी पर्सन विच इज इनकेपेबल या फिर अनेबल टू पे हिज डेट्स। कि भाई कोई भी ऐसा इंसान जो कि
ऐसी सिचुएशन में आ गया है कि वो अपनी ऐसी हालत में आ गया है कि वो अपनी सारी की सारी लाइब्रेरीज चुकाने की हालत में रहा ही नहीं, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपनी सारी की सारी लाइब्रेरीज को चुका सके। सीधी सी अगर मैं बात बोलूं तो एक ऐसा पर्सन जिसकी लाइब्रेरीज ज्यादा हो गई है उसकी एसेट से, अगर उसकी लाइब्रेरीज ज्यादा हो गई है उसकी एसेट से, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा। समझ आ रही बात? अब इंसॉल्वेंट ही एक कंडीशन होती है, फिर एक रीजन होता है ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स क्यों होते हैं? क्योंकि सामने वाला हमारा इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब उससे हमें पैसा जो मिलना था अब वो पैसा पे करने की हालत में ही नहीं रहा, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम उससे पैसा नहीं मिल पाएगा हमें। अब वो उससे पैसा नहीं मिल पाएगा तो हमारे लिए वो कौन कहलाएगा, बैड डेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बैड डेट्स। समझ आ रही बात? यस। इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब क्या था सर? जल्दी 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 जल्दी, बिजनेस। तो is which is not in position to pay its debts is known as insolvent। करेक्ट है। अगर वही बात करें सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन, उसका अपोजिट, क्योंकि सॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन जो कि कैपेबल है टू पे हिज ऑल डेट्स, टू पे हिज ऑल डेट्स, कि अपना सारा का सारा पैसा चुकाने के काबिल है, सक्षम है, तो ऐसा पर्सन क्या हो गया? सॉल्वेंट। लेकिन अगर ऐसा कोई पर्सन है जो कि अपनी सारी की सारी लाइबिलिटीज को चुकाने की हालत में नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट। समझ आ रही बात? यस सर। प्रॉपराइटर का मतलब तो हमने फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट शो में देखा था, तो उसका तो खत्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ लिए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या क्या चीज आती थी? जल्दी जल्दी जल्दी, हमने समराइजिंग वाले स्टेप में पढ़ा था। ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को और किस नाम से पहचानते हैं, और किस नाम से जानते हैं हम? और किस नाम से जानते हैं? इनकम स्टेटमेंट के नाम से। और अगर कंपनीज की बात करें तो कंपनीज के केस में उसका नाम और बदल जाता है, उसका नाम हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सही है, बस खत्म, इतनी सी बात। ठीक है, यस। इंसॉल्वेंट भी हो गया हमारा। एंटिटी का मतलब आपको मालूम ही है, बिजनेस एंटिटी, एंटरप्राइज और नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। कोई भी मतलब किसी भी तरीके से अगर कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसको एंटिटी कह देते हैं। अब डेप्रिसिएशन, ये वर्ड ईयर, अच्छा डेप्रिसिएशन वर्ड जो है हमने थॉरोली अच्छे तरीके से एकदम पढ़ा था, उसको हमने लेक्चर फर्स्ट चैप्टर के उस लेक्चर्स में देखा था। वो चैप्टर अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से जाके वहां पर देखिए, फटाफट से वहां पर जाके देखिए, आपको वहां पे वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन को एक बार फटाफट से यहाँ से रीडिंग कर लेते, फिर मैं अपने नोट्स पे जहाँ पे मैंने लिखवाया था उसको थोरली वहां पर पढ़ेंगे, फिर खत्म। फिर उसके बाद और कुछ देखते हैं, उसके आगे और आगे के टर्म्स देखेंगे। ठीक है ना? डिक्रीज इन बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू इट्स यूज और ऑब्सोलेंस। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ यूसेज और विद एफ्लेक्स ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। इट इज an allocation of cost of fixed assets in each account year during its estimated useful life। समझ आ रही बात? यस। अब ये इसमें ज्यादा कुछ पढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली आए तो मेरा एक रिक्वेस्ट सिंपल सा रहेगा, आप जाके प्लीज पीछे की वीडियोस देखें। हमने बुक वैल्यू के ऊपर भी चर्चा कर ली थी सर। बुक वैल्यू के ऊपर चर्चा क्या थी कि भाई बुक वैल्यू एक तो होती है कॉस्ट और एक होती है बुक वैल्यू, और कॉस्ट को ओरिजिनल प्राइस भी कह देते हैं, कॉस्ट को ओरिजिनल प्राइस भी कह देते हैं सर। ठीक है ना? अब कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है जितनी वैल्यू में आपने खरीदा, कोई भी माल आपने, कोई भी माल या फिर कोई भी फिक्स एसेट आपने कोई खरीदी, तो वो हो गई बुक वैल्यू। ठीक है, वो सॉरी वो हो गई कॉस्ट। अब अगर उसको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है और उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? उसको हम कह देते हैं बुक वैल्यू। या फिर यूं कहें कि सीधी सी बात, बुक वैल्यू मतलब क्या? कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको हमने जिस वैल्यू पे हमने अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड करा है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करा है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? बुक वैल्यू। ठीक है ना? सीधी सी बात, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए सर, डेप्रिसिएशन की यहाँ पे पूरी की पूरी हमने चर्चा करी थी। मैं इस स्पेसिफिक वीडियो, ये वाला जो लेक्चर है जहाँ पे हमने इस पूरी चर्चा बात करी थी, इसकी चर्चा करी थी, डेप्रिसिएशन की चर्चा करी थी, वो मैं आई बटन में आपको दे दूंगा। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके उसको पूरा पूरा थोरली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। और प्लीज 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 इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय बाय, टाटा, सी यू।